अंदर भी जाके साइंस में तो साइंस में बाहर ही बैठा था, मैं उसका फोन आने लग रहा था, खराब हो गया। तू पढ़ लेना, तू क्यों लोगों के धक्के खाता रहता है। आज कर ले कौन आते हैं क्यों बेटा सीओ नहीं आया सर से पूछ लेता, जीपी सर से वही था मैं साथ वही के आगे इसके साथ इसके यहीं शिफ्ट कराना पड़ेगा इसको, ऊपर कमरा बनवा दें तेरा। ये ऐसा छोटा सा कमरा की जरूरत है चल इधर गद्दा ले पूरा चलो सही है थोड़ा बाथरूम की और भी डाउट है क्या कोई? बी का एस बी का एस ऑप्शन। देखो एक सवाल है कुछ ऐसा है, कुछ a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इसका रेट लॉ गिवन है, रेट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी की पावर 0 हटाई दें उसको। तो अब एस ऑप्शन कहता है इफ बोथ रिएक्टेंट्स आर टेकन इन स्टोइकोमेट्रिक रेशो, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल। ये सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो बात होती ना। याद है ऐसा कुछ था, अगर a प्लस बी गिव सी प्लस डी, अगर दोनों का अमाउंट a ले लेते स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में, सेम ही है 1:1 में, तो दोनों की हाफ लाइफ क्या बनती, सेम बनती। सेकंड ऑर्डर की रास्ते, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, a0 डिवाइडेड बाय 2k, तो वो सेम बनता है a0 बाय 2k, 1/a0k, तो दोनों का क्या बनता, सेम ही आता गया। याद है तेरे को, ऐसा निकाला हुआ अपन है। तो इसमें दोनों की इक्वेशन तो सेम ही बनती है, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू k इंटू में t, तो वो सेम बनता। पर यहाँ तो ये है ही सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, बी की कौन सी हाफ लाइफ भाई, बी तो 0 ऑर्डर है। बी का ऑर्डर कैसा है इसमें, 0। निकाल के देख लेता हूँ और तो क्या ही होगा। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। इनिशियल टाइम पे क्या मान लेते हैं दोनों की कंसंट्रेशन, इसकी भी ए और इसको भी क्या मान लेते हैं ए। किसी टी टाइम पे क्या हो गया होगा, ए माइनस ऑफ एक्स, और ये भी क्या हो गया होगा, ए माइनस ऑफ एक्स। अच्छा रेट को ए की टर्म्स में लिखें बी की टर्म्स में लिखें, पहले ए की टर्म में लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी ऑफ ए माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू में क्या बनेगा, a माइनस ऑफ एक्स। सही है, तो बी की कंसंट्रेशन तो है नहीं, तो ये बना dx बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू में a माइनस ऑफ एक्स। कर दें इंटीग्रेट, तो dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज K2 मल्टीप्लाइड बाई डी टी। तो ये क्या बन गया, ln माइनस का ना a माइनस ऑफ एक्स, और लिमिट क्या रही होगी 0 से लेके x तक, और ये क्या होगा K2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ सॉल्व करना क्या होगा, ln ऑफ माइनस था ये और 0 पुट किया, तो a डिवाइडेड बाय क्या हो गया होगा, इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाय टी। सही है, तो ये a के लिए हुआ। तो यहां से अगर हाफ लाइफ निकालोगे तो क्या बनेगी, x की जगह क्या हो जाएगा, a/2, सेम ही आएगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, K2। ये हाफ लाइफ हमने a के लिए निकाला। अब देखो अगर b के लिए भी निकालोगे तो b की कंसंट्रेशन भी टाइम t पे क्या है, a माइनस एक्स, तो उसके लिए भी x की वैल्यू क्या रही होगी, a/2, सेम ही आ जाएगा फिर तो दोनों के लिए। नहीं, 0 ऑर्डर तो होता अगर ये अलग होती कंसंट्रेशन, तो फिर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स होता, तो b के लिए तो फिर अलग लगाना पड़ता, वो तो चलता ही ना, तो फिर चलता थोड़ा ना, फिर क्या लिखते तुम, b माइनस एक्स होता तो db बाय dt। यहाँ तो यही रहता ना रेट लॉ में, k इंटू में a, और a की कंसंट्रेशन तो हमेशा क्या होती है, a माइनस एक्स, तो वो तो आना था नीचे वापस से, तो ln की टर्म के तो बनेगा ही आंसर। तो ln की टर्म में बनेगा तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय में k। और कौन सा है, तुम और कर ही नहीं रहेगा सवाल, सारे हो गए इधर से, फिर तुम बताया नहीं मेरे को कैसे बनता है, इस तरह बता देता कि आएगा। ये मैंने पिछली बार तो याद तो था तो 19वां, अब तो नहीं बताना था। कह रहा है Arrhenius relationship of two different reaction is shown below. Which reaction is faster at lower temperature and which is more sensitive to change in temperature? ऐसा कुछ ग्राफ है, log of k versus 1/t। ये A रिएक्शन के लिए है और ये किसके लिए है, B के लिए है ना। चलो सबसे पहला बताओ इसमें, which reaction is faster at lower temperature। अच्छा lower temperature तो मतलब 1/t की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी क्या, तो 1/t करना ज्यादा, log k किसका ज्यादा रहेगा,
गलत बता दो बी का क्या जितना है पूछो सर इससे। सोचने दे एक बार। log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाएंगे अगर अपन। हाँ स्लोप से करते हैं ना। स्लोप क्या आ गया होगा? स्लोप हो गया माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय, सही है। स्लोप किसका ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है किससे? बी से। अच्छा जिसका स्लोप ज्यादा हुआ है तो नेगेटिव में स्लोप दोनों ना, तो मतलब किसका रेट फास्ट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी फिर? इसका स्लोप ज्यादा। हाँ तो किसका? ए का। माइनस का साइन है स्लोप में, तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज ही हैं, तो स्लोप दोनों नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव अगर काट दिया जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी बी की ज्यादा होगी। माइनस का साइन भी तो है स्लोप में। मैं माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना भाई, ऐसे ना लेट लोड नहीं करेंगे हम, थीटा बना देंगे। अब ठीक है क्या? ये लो, ये थीटा ऑफ ए हो गया क्या? सही है, अच्छा लग रहा है। थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या है? थीटा ऑफ ए। टेन थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या है? टेन थीटा ऑफ ए। पर ये नेगेटिव का साइन है तो पलट जाएगा। थीटा 90 के बाद कैसा होता है यार? मेरे को ऐसा लगता है 0 से 180 इंक्रीजिंग फंक्शन होता हुआ, इंक्रीजिंग होता है तो फिर साइन तो यही रहा होगा, अभी पलटेगा थोड़ा ना। अभी तो नहीं पलटेगा, 0 से लेके 180 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका टेन थीटा भी क्या रहा होगा? ज्यादा। तो टेन थीटा क्या हो गया? माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2.303 आर, ग्रेटर देन क्या रहा होगा? माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अब मैथ वाले बच्चे सॉल्व करके बताओ ये कौन ज्यादा कौन कम? ए ज्यादा है किससे? ए ज्यादा है क्या? तो एक्टिवेशन एनर्जी ए की ज्यादा आ गई किससे? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी से। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसका रेट कम होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो मतलब किसका रेट फास्टर होना चाहिए? बी का रेट फास्टर ना। एक बात तो ये पता चल गई। कह रहे विच इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो अगर टेम्परेचर चेंज करें तो जो रेट कांस्टेंट का चेंज होगा वो कब ज्यादा होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। होता है सर log k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। अगर दोनों में 1 by t1 1 by t2 वाली वैल्यू फिक्स कर दी जाए कि टेम्परेचर चेंज दोनों में क्या हो? सेम, तो जो चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिवेशन एनर्जी के। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो टेम्परेचर के ज्यादा सेंसिटिव हो गए, तो उसमें चेंज क्या होता होगा? ज्यादा। तो फिर क्या होना चाहिए इसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है, तो सेंसिटिव कौन ज्यादा होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, क्या बना इसका आंसर में? बी फास्टर, ए मोर सेंसिटिव। सही है क्या? या मैंने ऐसी बात लिखी है कभी log ऑफ k2 बाय k1, ये क्वेश्चन किया होगा कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है उसमें चेंज क्या होता है? ज्यादा होता है रेट कांस्टेंट में। तो अगर ये वाली वैल्यू फिक्स कर दूं तो log k2 बाय k1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। इतनी बात समझ आती है क्या तुम्हें? तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें चेंज भी क्या होगा? रेट कांस्टेंट में ज्यादा होने वाला है क्या? तो चेंज ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, कि चेंज करते ही चेंज भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये देखो एक लिखवाया मेरे क्वेश्चन, देखो दो रिएक्शन थे और उसमें कंक्लूजन लिखवाया था ये ऐसे केवल 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें उसमें कंक्लूजन लिखवाया होगा लास्ट में, लिखा है रिएक्शन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीमेंट इन रेट कांस्टेंट विल बी हायर। लिखवाया कैसा? तो मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब तो ये ना कि टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट कांस्टेंट किसमें ज्यादा चेंज होता होगा ना। इसमें क्या परेशानी है अभी तक? तूने मेरे को लगता है वो अभी मेरे थीटा तुम भी बदलवा रहे थे, अभी तुम अभी tan थीटा वाला साइन पलटवा रहे थे, वो तो मेरा मैथ्स काम कर गया कि 0 से 180 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है नहीं होता? tan थीटा ग्राफ आता है तेरे को? यस सर। कैसा होता है 0 से 180 में? 0 से 180 ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा होता है? यस सर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सर आप टेंथ में मैथ भी शुरू कर
क्या समझते हो? ये मेरे को पता क्यों आता है, ये मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया हुआ है। याद है एडियाबैटिक में स्लोप कंपेयर किया करते थे, है ना? तब से मेरे याद है कि tan थीटा इज इंक्रीज फंक्शन मैंने रट रखा है। देखिए ग्राफ मैंने फिर चेक करने के लिए किया कि आपका ना होता हो, फिर मैंने ग्राफ देखा ऐसा ही चल रहा था 0 से 180 में ना, नीचे से ऊपर जाता हुआ, मैं क्या इंक्रीजिंग है। और बताओ, मतलब और कोई काम नहीं करके आया, एक ही बच्चा डाउट पूछ रहा है, तुमने करे डाउट्स बहुत सारे हैं, ऐसा क्यों? इनके अलावा भी है या ये हो गए थे, ये था डाउट? चलो एक तो कम हुआ। कौन सा? G4 कह रहा है हाउ मच फास्टर वुड a reaction proceed at 25 डिग्री सेल्सियस देन 0 डिग्री सेल्सियस इफ एक्टिवेशन एनर्जी 65 किलो जूल। ठीक है, कोशिश करते हैं। टेम्परेचर कर दिया चेंज, log K2 by K1 ये डिवाइडेड बाय 2.303 R 1 by T1 हो गया 1273 माइनस 298। कैलकुलेटर वाले तैयार रहे बेटा सॉल्व करने के लिए। 1.06 है, 1.06 आ गया। At the 0.9 10.7 अरे कैलकुलेटर से कर दे, सामने लिख दिया एक्सप्रेशन ये। तेरा कितना आ रहा है? 6 है, 1.06 आ रहा है। चलो हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ rate law from mechanism of complex reaction। अभी तक हम कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का तो फिर भी लिख पा रहे थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमने कोई रेट लॉ नहीं लिखा था ना, तो कैसे रेट लॉ लिखा जाएगा उसकी बात करनी है हमने। तो देखो मैकेनिज्म गिवन होगा तभी लिख पाओगे, बिना मैकेनिज्म के नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसमें 3 केस पढ़ेंगे, इसमें पहला केस है
केस नंबर 1 लिखो, इफ first step is rate determining step RDS followed by fast step. कि पहला स्टेप क्या हो, आरडीएस हो, और उसके बाद कौन सा स्टेप हो, सेकंड स्टेप कैसा हो, फास्ट स्टेप हो ना। तो देखो हमेशा जो रेट लॉ लिखा जाता है वो नाम ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो आरडीएस होगा उसी से क्या लिखा जाएगा, रेट लॉ लिखा जाएगा। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए से बी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म दे दिया अपने को। पहला स्टेप था ए से क्या लिख दिया, आई इंटरमीडिएट। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कैसा स्टेप होता है, आरडीएस इज जनरली स्लो स्टेप। फिर सेकंड स्टेप क्या था, ये जो आई था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बी में, और एक ऐसा स्टेप बोल दिया, फास्ट स्टेप। अब इसका रेट लॉ लिखना है, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे, कि रेट लॉ इज डिटरमाइंड बाय आरडीएस। हमेशा रेट लॉ किसके हिसाब से लिखोगे, आरडीएस के हिसाब से। अब देखो हर इंडिविजुअल स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री स्टेप होता है क्या, हर इंडिविजुअल स्टेप अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्री। क्या जो ए से आई वाली रिएक्शन है कैसी रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री। तो अगर एलिमेंट्री में रेट लॉ लिखना हो तो सीधा क्या लिखते हो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पावर क्या आ जाएगी इसकी, 1। कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी ये, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू। ठीक है, अब एक बात देखना, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, सिर्फ क्या है हुआ है, रिएक्टेंट। हमने लिखा था रेट लॉ में रिएक्टेंट जनरली होता है, पर उसमें प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसमें कैटलिस्ट भी हो सकता है, पर उसमें कभी इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं हो सकता ना। क्या इस रेट लॉ में इंटरमीडिएट तो नहीं है, क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट, तो ये रेट लॉ क्या है, सही है। तो अगर कभी भी ऐसा मैकेनिज्म गिवन और पहला स्टेप ही उसमें आरडीएस हो, तो उसके अंदर रिएक्टेंट साइड पे कोई इंटरमीडिएट तो ही नहीं होगा। तो सीधा क्या लिखो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट 1 था, डायरेक्टली कितना लिख दिया, 1। तो ऑर्डर कितना आ गया इसका, 1 लिखा जा सकता है। इस पे डायरेक्ट सवाल तो नहीं पूछेगा, इतना आसान थोड़ा पूछ लेगा, इससे अगले केस पे क्वेश्चन आने वाला है ना। फिर भी इस पे क्वेश्चन करा दूंगा मैं तुम्हें। सर ये लिखा होगा कि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, या फिर फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करें, वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो लिखा ही मिलेगा। ये लिखो, फिर क्वेश्चन लिखना, आंसर लिख देना उसका डायरेक्ट। बस इतना ही चक्कर है। क्या, अभी तो रेडियो एक्टिविटी आएगा इसमें, क्या सॉलिड स्टेट, फिर कोऑर्डिनेशन।
सॉलिड स्टेट बोर्ड से हटा है। बोर्ड से हटा है ना, देख लिएगा। अच्छा इसमें पहला स्टेप ये आरडीएस है क्या, तो वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसी से रेट लॉ लिख देंगे, तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट क्या आएगा इसमें, K1 ClO माइनस, और इसकी पावर कितनी 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2। यही पूछ रहा था, डायरेक्ट लिख दिया। अब इतना सवाल तो क्यों आसान पूछेगा ना, कौन सा, कुछ भी हो, जो आरडीएस लिखा मिलेगा वो उसके हिसाब से। तो वैसे जनरली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कैसा होता है, स्लो स्टेप ना, और तो आगे फास्ट स्टेप चलते हैं। तो हमने शायद स्टार्टिंग में पहली बार बात करी होगी कि मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑब्जर्व कर पाते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर बहुत फास्ट स्टेप होगा तो चेंज ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वहां से रेट डिटरमाइन ही नहीं कर पाते। लिख लिया। केस नंबर 2 लिखो। अब ये आएगा ना कि उसमें पहला स्टेप तो होगा फास्ट इक्विलिब्रियम, और दूसरा स्टेप क्या होगा उसमें आरडीएस, तो उसमें इंटरमीडिएट आने लग जाएगा रेट लॉ में, तो वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लिएगा सभी ने पीछे, लिख लिएगा। सेकंड केस लिखो, केस नंबर 2। देखो फर्स्ट स्टेप इज फास्ट इक्विलिब्रियम, followed by स्लो स्टेप, कि पहला फास्ट इक्विलिब्रियम है और दूसरा क्या है, स्लो स्टेप। मतलब दूसरा स्टेप क्या है इसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना। ठीक है, अब सुनना एक बार बात, मान लो क्या लिखा, ए से ए था और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में ना। इसका मैकेनिज्म गिवन है अपने को, पहले स्टेप में लिख दिया ए से रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का बोल दिया K1, और बैकवर्ड का क्या बोल दिया K इनवर्स, और ये कैसा स्टेप बोल दिया, फास्ट स्टेप है ना। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये जो B था ये किस में कन्वर्ट हुआ, P में, और रेट कांस्टेंट क्या है इसका K2, और ये क्या अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। और बोला इसने कि फाइंड रेट लॉ। अच्छा हमारे हिसाब से अगर हम सॉल्व करते तो क्या कहानी होनी चाहिए थी कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके हिसाब से लिख दे, तो क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या बनता, K2 इंटू में क्या आ जाता, कंसंट्रेशन ऑफ B आ जाता क्या। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट तो नहीं हो सकता, यहाँ पे B क्या चीज है, B इज इंटरमीडिएट, ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसको इन्वॉल्व तो नहीं कर सकते, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। हमने लिखा ना, रेट लॉ डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट। नॉट कंटेन्स इंटरमीडिएट। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमूव कहां से करें, क्या इक्विलिब्रियम का लिखा हुआ है क्या, ए से बी रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, फास्ट इक्विलिब्रियम बोला है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या लिखोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो भी, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। सही है क्या, यहां से कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाल लो, तो क्या बनेगा K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। सही है, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिख दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू में K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स इंटू में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। सही है यहाँ तक। अच्छा ये जो कॉन्सेंट, इसको नया कॉन्सेंट K डैश बोल सकते हैं क्या, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स, इसको नया कॉन्सेंट क्या बोल दो, K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ गया, तो क्या नया रेट लॉ बन गया क्या। इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है क्या, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट, तो ये रेट लॉ बन गया। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या रही होगी, ये जो K डैश है, ठीक है, K2 इंटू में K1 डिवाइडेड बाय क्या चीज है, K इनवर्स। तो करना क्या, यहाँ पे जो आरडीएस है उसके हिसाब से रेट लॉ लिख दो, तो उस रेट लॉ में क्या आ गया होगा, इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट हटाओगे कहां से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसकी कंसंट्रेशन निकालो और पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बचा गया सिर्फ रिएक्टेंट ही बचा।
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और ये रेट लॉ लिख दिया उसका। के डैश की वैल्यू क्या रही होगी इसमें K2 इंटू में K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स। ठीक है लिखो इसको। अब इस पे क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है ना, यहाँ क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आया। नीट 2017 में सवाल आया और वही सेम सवाल एक बार जेई में भी मतलब AIEEE में आया हुआ ना। लिख लिया क्या? पीछे क्या चुंबक लगेगी? बार बार एसी में देखा हवा नहीं आ रही ना। निकले सभी ने क्या? जल्दी लिख। चलेंगे चलो क्वेश्चन लिखो अगला। A2 plus B2 gives 2 times of AB, ऐसी कोई रिएक्शन है ना। मैकेनिज्म गिवन है, पहला स्टेप है इसमें A2 से K1 और ऐसे K इनवर्स लिख दिया ना, क्या बन गया A प्लस K। ठीक है दूसरा लिखा A प्लस B2 गिव्स ए बी प्लस बी, और ये रिएक्शन का क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और तीसरा स्टेप दिया ए प्लस बी गिव्स ए बी। फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सवाल आया नीट 2017 में।
दो सॉल्व करें ऐसे, दो देख के दोनों पता चलेगा। स्कूल कौन कौन सा जाता है? स्कूल जाता है, स्कूल जाता तो 10वीं वाले बच्चों को जानता हुआ तो। हाँ यार, किसी को नहीं जानता तो, 10वीं वाले बच्चे नहीं जानता तो स्कूल के। हाँ हाँ, और क्या देते हैं, कल बैच शुरू हो गया। जो जानता हो वही क्लास टेस्ट जाके करेगा। जानने वाले नहीं सुनते इसके लिए। क्या होगा? जानने वाले नहीं सुनते। मेरे सुनते थे स्कूल वाले यार से। हाँ तो दो बच्चे भेज रहा था। सर वो आई नहीं रही, ठीक है, पता नहीं क्या पसंद आ गया। कौन है क्या? हाँ वो कहते सर मुझे ऑफिस नहीं सर पूछ सर मैंने कैसे सॉल्व करोगे? इसमें सबसे पहले क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आरडीएस से लिख देंगे, इसका रेट लो, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू, इसका रेट कांस्टेंट K2 लिख दूं या K लिख देते हैं सिर्फ? तो रेट क्या बना? K कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या बन गया? B2। यहाँ पे A क्या चीज है? इंटरमीडिएट। इसको रिमूव करना पड़ेगा क्या? अच्छा, कहां से रिमूव करोगे इसको? इस फास्ट इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से रिमूव करोगे क्या? इसको 2 टाइम्स ऑफ A लिख दें, एक ही बात है, A प्लस 1। तो ये क्या है? K1 और ये क्या है? K इनवर्स। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखो, क्या होगा? K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? A का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना था, कंसंट्रेशन ऑफ A का क्या होगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? A2। यही बनेगा। यहां से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ A जब निकालोगे तो क्या बनेगा? रूट ऑफ K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स। रूट में भी लिख सकते थे, बाहर ऐसे लिख देते हैं, A2 टू दी पावर क्या लिख देते हैं? हाफ। सही है क्या? बताओ एक बार, क्या सब्स्टिट्यूट कर दे इस वैल्यू को? सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल टू, ये K था, मल्टीप्लाइड बाय K1 K इनवर्स A2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? हाफ इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B2। इसको पूरे को कांस्टेंट को क्या लिख देंगे? K डैश लिख देंगे, नया कांस्टेंट क्या बन गया? इज इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू दी पावर हाफ इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2। तो ऑर्डर कितना बन गया? 1.5। 3/2। तो ये सवाल आया होगा ना, क्या कर सकते हैं ऐसा? हमेशा यही करना है, आरडीएस से क्या लिखो? रेट लो, क्योंकि वो एलिमेंट्री है। अगर उसमें इंटरमीडिएट आ गया तो उसको इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से रिमूव कर लो, उसकी कंसंट्रेशन निकाल के, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मान लो बताए नहीं कि आरडीएस है कौन सा, तो कैसे सॉल्व करें ना? अब वो ना तो आएगा जेई मेन में, ना है नीट में, वो आएगा तो फिर एडवांस में अच्छा अच्छा खासा लंबा हो जाएगा ना, 1-1.5 पेज भर देगा उसके अंदर ना। तो उसको करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। वहां पे देखो, एक हमने बात भी करी थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि सभी का, हर रिएक्शन का हम ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट डिफाइन कर पाए। कॉम्प्लेक्स अगर रेट लॉ बन गया तो डिफाइन नहीं कर पाते ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। Yes. फिर इसमें केस नंबर 3 लिखो, मतलब ये तो गया क्वेश्चन। केस नंबर 3 लिखो, इफ आरडीएस इज नॉट गिवन। अगर आरडीएस नहीं गिवन हो तो क्या करें? देखो, क्या रिएक्शन में गिवन और मैकेनिज्म गिवन हो तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें इंटरमीडिएट कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, है ना। लॉग इसके ग्राफ ग्रुप भी बना देते हैं स्टडी स्टेट के, पर अपने को कोई मतलब थोड़ना है, ये अप्लाई करना है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर देना है अपने को, जी। बस ये करना है अपने को इस क्वेश्चन में, है ना। क्या करना है, डी इंटरमीडिएट बाई डी टी किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, और उससे हम रेट लॉ निकाल के लाएंगे ना। देखते हैं कैसे निकाला जाएगा रेट लॉ। 0 है, 0। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पहले नोट कर लेना, उसके बाद तसल्ली से सुनना। हाइपोथेटिकल सा सवाल है। इधर क्या देख रहा है, सामने देख, बोर्ड पे लिखा हुआ स्क्रीन पे। नहीं सर, मैं आप लिखो, उससे पहले पर्सन लिखो। आँख तो नीचे थी सर आप। क्या हो गया? आँख तो नीचे थी सर आप।
चलो देखो, अच्छा सॉल्यूशन में अब देखो जो पहली रिएक्शन लिखी है यहाँ से रेट लिख सकते हो क्या? Yes, sir. क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 1/2 N2O5 by D. dN2O5 by dt लिखोगे क्या? Yes, sir. अब वो तो लिख ही सकते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, क्या इंडिविजुअल रेट को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो यही रेट होता है। अगर मैं माइनस ऑफ dN2O5 by dt निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? अगर मैं ये निकालूं तो मेरा रेट लॉ बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 लिखने की कोशिश करते हैं। बताओ कौन कौन सी रिएक्शन में खत्म हो रहा है N2O5? क्या पहली रिएक्शन में खत्म हो रहा है क्या? फॉरवर्ड में खत्म हो रहा है और बैकवर्ड में बन रहा है। ये दो काम हो रहे हैं ना भाई, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है ये खत्म, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है ये वापस बन रहा है। तो फॉरवर्ड में खत्म किस रेट से हो रहा होगा, और फिर साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि ये वापस अपीयर भी तो हो रहा है। क्या होगा इसका रेट कांस्टेंट फिर? के इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ, देखो यहां तक सही है। अच्छा कौन परेशान कर रहा है इस रेट लॉ के अंदर? कौन परेशान कर रहा है? NO3। क्या इंटरमीडिएट है क्या? तो मतलब ये तो आना ही नहीं चाहिए था, इसको हटाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NO3 इज, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया क्या? है ना? अब मैं अगली स्क्रीन पे चलूंगा, तुम्हें करना क्या है, कॉपी में देखना है ना। यहाँ पे NO3 क्या चीज है? इंटरमीडिएट है। अब जो भी इंटरमीडिएट होता है तो क्या डी ऑफ इंटरमीडिएट बाई डी टी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 0। अब ढूंढते हैं इधर, चलो आगे। मैं लिखता हूँ डी ऑफ NO3 बाई डी टी, सही है। ये 0 के बराबर करना है। अब देखो पहले स्टेप में क्या NO3 फॉर्म हो रहा है क्या? फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है? कंज्यूम। तो फॉरवर्ड में अगर बन रहा होगा तो किस रेट से बनेगा? K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ क्या रहा होगा? N2 ऑफ, सही है। फिर माइनस K इनवर्स क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू में क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO3, सही है आंसर। अच्छा फिर सेकंड इक्वेशन में चेक करो, ये क्या डिसअपियर हो रहा है क्या? सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है? डिसअपियर। तो रेट कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या रहा होगा? NO3। चेक करो यहाँ तक सही है। फिर चौथे वाली इक्वेशन में फिर से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो माइनस ऑफ K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ तक सही है क्या? ये किसके बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर। यहां से तुम क्या कंसंट्रेशन ऑफ NO3 निकाल सकते हो क्या? अब बताओ फिर कितने। चेक करो, क्या है जो अगले तीनों टर्म है सभी से NO3 कॉमन आ जाएगा क्या? यस सर। और वो जो बचेगा टर्म उधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या डिवाइड में भेजना उसको, इसको भेज दोगे डिवाइड में, तो क्या बनेगा ये? K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ध्यान से देखते चलना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा? K इनवर्स प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। क्या लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके? दोनों में NO2 भी कॉमन था, और प्लस क्या रहा होगा? K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO। क्या इक्वेशन नंबर 2 होगी क्या? अब इसको भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक और परेशानी होगी, NO आ गया, एक और इंटरमीडिएट आ गया, कौन? NO। ये भी इंटरमीडिएट है, ये फिर से हटाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। तो एक काम करते, लिखते हैं DNO बाई dt। अच्छा पहली रिएक्शन में देखो NO तो ना बन रहा ना खत्म हो रहा, पहले से तो कोई काम नहीं है। दूसरी रिएक्शन में देखो क्या NO फॉर्म हो रहा है क्या? किस रेट से फॉर्म हो रहा होगा? K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3। चेक करो यहाँ तक सही है, बताओ कोई परेशानी इसमें? अच्छा फिर माइनस, क्या अगली रिएक्शन में खत्म हो रहा है क्या? किस रेट से खत्म हो रहा होगा? K3 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3। अब ये भी इंटरमीडिएट है, किसके बराबर करना पड़ेगा? 0। क्या यहां से कंसंट्रेशन ऑफ NO निकाल सकते हो क्या? क्या बनेगा? NO3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? K3, सही है। क्या इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में? सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 करो, सब्स्टिट्यूट क्या बनेगा? NO3 इज इक्वल टू K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब देखना डिवाइड यहां लिखोगे तो क्या बनेगा? K3 इंटू में K2 बाय K3, K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा, क्या K2 बच जाएगा, और कंसंट्रेशन किसकी आगे होगी? NO2 की। ऐसा लिख दूं K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO2।
यहाँ तक की बात हो, अच्छा लग रहा है क्या ये, है ना? कईयों तो स्टेप ही भटक गए होंगे, कहाँ क्या कर दिया। कोई ऐसा क्या जो भटक गया हो, उससे पिछला स्टेप बता दूंगा। भटक गया सर। कौन से वाले में? ये एनओ वहां भटक, ऊपर ऊपर एनओ की जगह क्या होगा, K2 इंटू में NO2 बाय K3, K3 से K3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO2, यहाँ पे भी NO2 था, कॉमन ले ले दोनों से NO2, तो K इनवर्स प्लस K2 प्लस एक और K2 आ गया, तो कितना हो गया K2, दो K2 हो गया। तो क्या बना, K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब ये जो NO3 आया इसमें कोई इंटरमीडिएट टर्म नहीं है, N2O5 क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट, NO2 क्या चीज है, प्रोडक्ट। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको उठा के कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। एक बार आगे चल रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 एक बार दोबारा से लिखूं या सीधा लिख दूं, मैं लिख देता हूं N2O5 dt। पहला था इसमें K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। यहाँ पे तो N2O5 में कोई परेशानी नहीं, माइनस था K इनवर्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ NO3। तो NO3 जगह वो वैल्यू रख दे, क्या थी वैल्यू, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 इनटू कंसंट्रेशन किसकी थी, NO2। क्या NO2 और NO2 एक दूसरे को मार देंगे क्या, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, माइनस ऑफ DN2O5 बाई dt। क्या दोनों एक्सप्रेशन से N2O5 कॉमन आ जाएगा क्या, तो क्या बचेगा K1 माइनस K इनवर्स इंटू K1 डिवाइडेड बाय K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 और मल्टीप्लाइड क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सही है। अच्छा ये सॉल्व करना, K इनवर्स इंटू K1, एक तो एक को मार देगा, तो बचेगा K1 और क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू K2। तो ऊपर बचा 2 टाइम्स ऑफ K1 इंटू में K2 और नीचे क्या चीज है, K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सही है। अच्छा जो ऊपर वाला दो है ये इधर ले दो नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा क्या, dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू क्या बन गया, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्या रेट लो बन गया क्या, क्या -1/2 dN2O5 बाई dt क्या था, रेट। तो क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू, इसको नया कांस्टेंट K डैश बोल देंगे क्या, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ऑर्डर कितना आ गया 1। और ये वाला जो पूरा टर्म था इसी को मैंने क्या लिखा है, K डैश। क्या मजेदार था ये, करना क्या, सिर्फ इंटरमीडिएट पहचानना है। सबसे पहले तो क्या करना है, एक बार पीछे चलता हूँ। सबसे पहला काम तो जो पहली मेन रिएक्शन है ना उसके रिएक्टेंट के हिसाब से रेट लिख दो, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 dN2O5 बाई dt। फिर क्या लिखा मैंने, माइनस dN2O5 बाई dt, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट आ गया तो कौन सा इंटरमीडिएट आया, NO3, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैंने क्या लिखा, dNO3 बाई dt लिखा। अगले पे चलते हैं, क्या लिखा, dNO3 बाई dt इक्वल टू क्या कर दिया, 0। वहां से निकाली मैंने कंसंट्रेशन ऑफ NO3, उसमें एक और इंटरमीडिएट आ गया कौन सा, NO। फिर मैं लिखा DNO बाई dt, वहां से NO की कंसंट्रेशन निकाली, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वहां से किसकी कंसंट्रेशन आ गई, NO3। इसको फिर से पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और क्या बना दिया, रेट लॉ। बन सकता है क्या। अब एक सवाल तो मैंने करा दिया, एक धुआं तुम्हें घर के लिए, ऐसा ही सेम टाइप का ना। तो यही करना है, जितने इंटरमीडिएट है उसका डी इंटरमीडिएट बाई dt इक्वल टू 0 करो और सॉल्व करो। सर हाँ सर NO को इंटरमीडिएट कैसे लिया? ये ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं, सर थर्ड इक्वेशन में तो है सर ये अरे रिएक्शन तो ये है, इसमें से ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जो बच गए वो सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट। ये नोट करना सभी ने ना, लिख तो ले।
ये माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आया? तो ये है क्या फॉर्मेशन यहाँ पे माइनस का साइन है, कैसी फॉर्मेशन है ना, पर हो क्या रहा है उस रिएक्शन में, डिसअपियर हो रहा है क्या, यस खत्म हो रहा है, तो खत्म होने के लिए साइन इसका लगा दिया माइनस। चलेंगे आगे। बहुत है एक सवाल, क्यों घिसना है ऐसे पेज भरने का, टाइम वेस्ट क्यों करना ना। एक चीज लिखो इसमें, कोलिजन थ्योरी। अब एक केमिकल काइनेटिक्स की कोलिजन थ्योरी होने वाली है ना। तो यहां हम कौन सी बात करते हैं, फॉर ए बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। एक बायोमोलिकुलर क्या है, एलिमेंट्री क्या है, रिएक्शन है ना। मान लो ऐसे लिख दिया A प्लस बी गिव्स क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा ना वो डिपेंड करेगा किस पे, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ये जो जेड ए बी है ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये वाला जो टर्म है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेट के अंदर, ये लिखा जेड ए बी ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, कि जो जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे ना। अब देखो सिर्फ एनर्जी बैरियर तो नहीं होता, कौन सा होता है, ओरिएंटेशन बैरियर भी। ठीक है, तो कहता है प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए इसमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक और इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पी, कि कितने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं। तो रेट क्या बन जाएगा, z मल्टीप्लाइड बाय p e टू द पावर माइनस ऑफ e बाय rt। ये जो e वाला टर्म है कहां से आया है, अरेनियस इक्वेशन से, जो एनर्जी बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो p वाला टर्म होगा वो किसके लिए होगा, ओरिएंटेशन बैरियर के लिए। ये बोल क्या बोलता है, कोलिजन थ्योरी बोलती है ना। ठीक है, तुमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी सुना है कभी, नो सर। क्या होता है पता है आगे, है ना, यूनिट टाइम इंटरवल में। तो ये फिजिक्स में कभी सुना होगा तुमने ऐसा ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड के जिससे मीन फ्री पाथ आगे निकालते हो, कभी नहीं सुना है, फॉर्मूला याद है, तुमने कभी नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है बस याद नहीं ऐसा। फिजिक्स में ना एक चैप्टर है 11वीं क्लास में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वहां पे इस वाले पन्ने पे नीचे नीचे लिखा हुआ है, यस एनसीईआरटी में, है ना। ऐसा डायग्राम बना होगा एक, ऐसे ऐसे करके तीन ऐसे सिलेंडर बना रखा होगा, है ना। ऐसा ढूंढना आता है उसको कोलिजन थ्योरी में z लिखा मिलेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक मीन फ्री पाथ निकलवा रखा होगा लैम्डा। क्या होता है मीन फ्री पाथ, क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ ना। अपने काम की नहीं है तो आपका क्यों मथा मारे उसमें ना। अब ये लिखने के बाद एक क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फोर कोलिजन्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहां से ना आईआईटी में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे ना, ये एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में लास्ट में 2 बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ इस इक्वेशन पे जो आप लिखने वाले हैं ना। z इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, p e टू द पावर माइनस e बाय rt। कह रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन है, न्यू फैक्टर p इज इंट्रोड्यूस्ड। ये p का नाम क्या होगा, या तो क्या बोलते हैं इसको स्टेरिक फैक्टर, या क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे होंगे उसके लिए जो फैक्टर है वो कौन सा है अपना, p। तो जो रेट होगा वो क्या होगा, z ऑफ ab मल्टीप्लाइड बाय p e टू द पावर माइनस ऑफ ea बाय rt। क्या ये एग्जैक्ट कहानी बताता हुआ क्या, कि जो हम अरेनियस इक्वेशन बताते थे वो तो सिर्फ कौन से बताता था, कितने मॉलिक्यूल्स किसको क्रॉस कर रहे हैं, एनर्जी बैरियर को, वो कोई ओरिएंटेशन बैरियर का तो जिक्र ही नहीं करता था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशन है, रेट इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय p e टू द पावर माइनस ऑफ a बाय rt। ये क्या बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं और कितनों के पास एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, तभी वो क्या कर पाएंगे, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे।
और वो क्या होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इक्वेशन है, याद रखनी है ना। ये e टू द पावर माइनस ऑफ ए बाय आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से बताओ, एक बार लिखवाया हुआ है ये, बताओ। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, क्या k बाय a लिखवाया था क्या, और वो किसके बराबर होता है, e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, यानी कि e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी क्या चीज है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having kinetic energy greater than or equal to activation energy। क्या हो गया, क्यों परेशान करते हो, हो सकता है तबीयत खराब तेरे काम दिखाइए कल काइनेटिक्स का कितना कुछ सवाल करते हो। सर। आपको मेरी तबीयत से क्वेश्चन करने से याद है सर। तो पापा कह गए थे कि इसको खींच के लेना पिता बस, पीछे तो पहले से ही हो सकता है। और पिता की लेने से कौन लाया तो अभी लाया। सर वो आप तो बोले थे उसकी पढ़ाई की कोई बात नहीं सर। आप तो बोले पढ़ाई की थोड़ा बात है, पीटने की बात हुई है, मैंने कहा पढ़ाई की बात हुई है, पीटने की बात हुई है। ठीक है क्या, इसमें अपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, तो सॉल्व कराने में थोड़ा पूछना है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं पूछना, सॉल्व कराने में तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में जान निकल जाएगी, हमें सिलेबस ही नहीं है। वैसे होता है ना, रूट ओवर में 2 पाई इनटू में डी है ना, एन स्टार होता है, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, पूरा मेरे को भी नहीं याद, फॉर्मूला होता है जेड का। और वो भी जो तुम पढ़ते हो ना, वो पता है कौन सा पढ़ते हो, होता है Z11 का। अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, अगर Z12 की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी है, तो वहां सिर्फ तुम ऐसे लिखते हो ना एन स्टार, यहाँ पे जब एन ये Z12 होता है ना, उसमें N1 स्टार और N2 स्टार दोनों अलग अलग आते हैं। क्या हो गया, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी में है ना, मैं तुम बता दूंगा, ये चलो पढ़ा दूंगा, पहले मैं गैसीय स्टेट में लिखवाता था ये वाला ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन, फिर मैं सोचा आता तो केमिस्ट्री में कभी आया नहीं, फिजिक्स वाले फायदा उठा लेते थे छुड़वा के, मैंने फिर पढ़ाना छोड़ दिया, फिर मैंने लिखवाना छोड़ दिया। ये दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना, एक होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, दो कोलिजन पे, उसको Z11 लिखते हैं ना, या यहाँ पे Z A B मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, तो वहां पे जो N स्टार लिखते हैं ना, वहाँ दो तरह के आते हैं, N1 स्टार फिर N2 स्टार, और उसमें जो वेलोसिटी भी यूज करते हैं वो √2 टाइम्स ऑफ U की स्कोर भी यूज करते हैं ना, दो डिफरेंट है, उनमें भी किसी का एवरेज U1 U2 का लेते हैं ना, कभी पढ़ाऊंगा कभी मौका मिलेगा, ठीक है, अभी कोई काम का नहीं है। अब एक छोटा सा सवाल है, वो फिर फंसोगे तुम, नरेंद्र अवस्थी सॉल्व करोगे ना, तुम्हें लगेगा ये कैसे हो गया, तो अब पहले कर लेते हैं, है क्वेश्चन छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, उसका मतलब कई सारे स्टेप थे, उसमें ओवरऑल रेट कांस्टेंट बता दिया ऐसा K2/K3
K1 by K4 और पावर 1/2। और एक्टिवेशन एनर्जी इंडिविजुअल स्टेप की गिवन है, पहले स्टेप की, दूसरे स्टेप की, तीसरे की, चौथे की, ऐसा करके ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, पहले स्टेप की 40, दूसरे की 60, तीसरे की 50, फोर्थ की 10 किलो। तो यहाँ क्या यूज करते हैं हम, वो वाला टर्म यूज करते हैं, जैसे log K2 by K1 क्या लिख देते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ एक चीज याद रखना ना, ln of K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे, जहां ln of K का टर्म होगा उसकी जगह तुम एक्टिवेशन एनर्जी यूज कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे लिखो K इज इक्वल टू K2 by K3 K1 by K4 टू दी पावर क्या है हाफ, दोनों साइड लॉग ले लें, ln ऑफ K। अच्छा यहाँ पे लिखोगे तो क्या बनेगा, ln ऑफ K1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा भाई, 2 होगा क्या, 1/2 पावर से आगे आ जाएगा क्या, है ना। क्या बचेगा फिर, प्लस ln ऑफ K2 बचेगा, माइनस ln ऑफ K3 बचेगा, माइनस ऑफ ln ऑफ K4 डिवाइडेड बाय 2। एक बार ये बताओ, इतनी बात सही है क्या? जो मल्टीप्लाई में थे वो लॉग में प्लस में हो गए, और जो डिवाइड में थे वो लॉग में क्या चले गए, माइनस में, और जो पावर थी वो कहाँ पे आगे आगे आगे, तो 1/2 हो गया उसका। बताओ भी सही लग रहा है क्या ये? अब यार इसको क्या लिख दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल, ln ऑफ K1 को लिखोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1/2, इसको क्या लिखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 3 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। क्या बनेगा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, सभी की वैल्यूज पता है क्या, 1 की कितनी है 40/2 प्लस 60, 3 की कितनी है 50/2 माइनस 10/2, कितना बन गया, 50/2 सर। अच्छा 50, कितना आएगा 25। तो ये सवाल होगा, फिर तुम गलत कर दोगे, फिर कुछ हो गया, मैं क्या पहले बता दूं, कर सकते हैं ऐसा। कभी भी ऐसे ओवरऑल रेट कांस्टेंट दे दे, कुछ स्टेप के K1 K2 के टर्म और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछे, दोनों साइड लॉग ले दो, और जो ln ऑफ K है उसको क्या लिख दो, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ln ऑफ K1 को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट, ln ऑफ K2 को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ टू, सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले। कहाँ जाता है, क्यों, अभी तो काम मिलेगा तो बैठ रहा